हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए मिक्स क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट, जो कि आपके मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर बेस होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह का जो तत्कालिक कारण है वो इनमें से क्या था। ऑप्शंस हैं टीपू सुल्तान की पराजय, अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार, अमीरों को भूमि का आवंटन, या ऑप्शन डी चर्बी वाले कारतूस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, 1857 के विद्रोह का जो तत्कालिक कारण है ये आपके चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने की बाध्यता थी। पहले जो है अंग्रेज आपके नॉर्मल बेस राइफल को यूज में लेते थे, लेकिन उन्होंने जो है इसके बदले एनफील्ड राइफल का प्रयोग जो है वो शुरू किया। और दोस्तों, एनफील्ड राइफल जो है इसके कारतूस को लोड करने से पहले जो है मुंह से काटना पड़ता था, और इसका जो कारतूस है उसमें जो है चर्बी जो आपके गाय और सुअर के मांस की थी उसको यूज में लिया जाता था। ठीक है। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि गाय और सुअर के मांस की चर्बी को यूज लेना हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के खिलाफ है। ठीक है। तो यही जो है आपके 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है वो इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों, दुनिया का जो सबसे ऊंचा पठार है वो आपका तिब्बत का पठार है, जिसको आप लोग दुनिया की छत भी बोलते हैं। ठीक है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है दोस्तों ये आपके 4500 मीटर है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए प्रश्न संख्या 3, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय जो है भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों, आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को जो है पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, और उस समय जो है भारत का जो वायसराय है ये आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको देखिए बता दूं, काफ़ी ज़्यादा कमेंट देखने को मिलते हैं कि सर एग्ज़ाम कब तक होंगे और एडमिट कार्ड कब तक देखने को मिलेंगे कोस्ट गार्ड के। तो देखिए, आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी आपको नवंबर में ही देखने को मिलेगा, और जो आपका एग्ज़ाम है वो भी आपका नवंबर मिड के बाद में होने वाला है, यानी कि लगभग 1 महीने का समय आपके पास में बचता है। तो दोस्तों, आप लोग जो है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं लगाइए, क्योंकि देखिए दोस्तों, मौका जो है वो बार बार नहीं मिलता है। ठीक है। तो अपनी जी जान लगा दीजिए, और इस बार जो है आपको सिलेक्शन लेना है। तो दोस्तों, अभी जो है अनअकैडमी के ऊपर भी आपको एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। आप लोगों को जो है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, जो आपका प्रीमियम बैच है, जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस हैं, वो आपको जो है 7 दिन के लिए ट्रायल के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग जो है इसका भी एक्सेस कर सकते हैं, ये भी आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो इसके लिए जो है आपको सिंपली या तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, या फिर जो है आपको वीडियो के नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आप लोगों को जो है यहाँ पर रजिस्टर करना है। ठीक है। आपको यहाँ पे गोल सिलेक्ट करना है एनडीए, और उसके बाद दोस्तों आप लोगों को सिंपली हमारा कूपन कोड यूज लेना है डिफेंस पॉइंट। ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। सारे प्रीमियम कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाएंगे, लाइव क्विजेस को आप अटेंड कर पाएंगे, मॉक टेस्ट को जो है आप लोग यहाँ पे अटेंड कर पाएंगे, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं जो है सिलेक्शन की ओर एक मतलब कि बेहतर कदम होगा। ठीक है। तो ये जो है मौका, आप लोग इसका फ़ायदा ज़रूर से उठाइएगा। ठीक है। लिंक्स जो है मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और दोस्तों, इसका जो है आज लास्ट डे रहने वाला है। ठीक है, 18 अक्टूबर। तो इसका फ़ायदा ज़रूर से उठा लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग जो है डेडिकेटेडली तैयार करना चाहते हो, या फिर तैयारी करना चाहते हो एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए, तो अनअकैडमी की तरफ से आपके कंप्लीट बैच कोर्स शुरू किया गया है, ध्रुव बैच। ठीक है। जिसमें कि आपको डिफेंस के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग जो है इसमें भी इनरोल कर सकते हैं, जिससे कि आपके कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। ठीक है। और आप लोग जो है पहली अटेम्प्ट में अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आप लोगों को सिंपली कोड लेना है यूज में डिफेंस पॉइंट। तो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप लोग इसमें भी इनरोल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है बैच को परचेज करने में, या फिर जो है आपको किसी भी तरीके की समस्या आती है इनरोल करने में, तो आप लोग जो है सिंपली इस क्यूआर कोड को स्कैन करके गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, जिससे कि आप लोग जो है अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हो, अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हो। तो इसके लिए इनरोल ज़रूर से कीजिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एनीमोमीटर उपकरण का जो प्रयोग है वो इनमें से किसके मापन के लिए किया जाता है। तो आपको याद होगा ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखा है।
तो जो एनीमोमीटर होता है इसका उपयोग जो है आपके विंड स्पीड यानी कि वायु की गति का मापन करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा दोस्तों यही जो है आपके आईसीजी नाविक एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाता है। देखिए प्रश्न संख्या 5 और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो है वो पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर के मिलती है। तो ऑप्शन हैं गंडक और कोसी, महानदी और कृष्णा, ऑप्शन सी लूणी और कावेरी, या ऑप्शन डी नर्मदा और ताप्ती। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए नर्मदा और ताप्ती ये जो दोनों नदियां हैं ये पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर के गिरती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, जो कि आपके रीजनिंग में से बनता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें बोला जा रहा है कि यदि P का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है, Q का मतलब है डिवाइड, R का मतलब है प्लस और S का मतलब है आपके सब्सट्रैक्ट, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए साइन को चेंज कर लेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 32, ठीक है। उसके बाद R की जगह पे आ जाएगा आपके प्लस, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर रहे हैं। फिर देखिए 16 और फिर डिवाइड आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8। फिर यहाँ पर देखिए क्या आएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3 और फिर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखिए दोस्तों इसको जो है हम लोग बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट और ऑड इवन का तो कोई चक्कर है नहीं, तो हम सीधा जो है डिवाइड वाले पोर्शन को यानी कि इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 32 प्लस, ठीक है, तो 8 दूनी 16 होता है, आपको पता है। तो ये जो है आपके डिवाइड हो जाएगा 2 बार में, फिर हो जाएगा माइनस का 3 और मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखिए यहाँ पर जो है हम इस मल्टीप्लाई वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, तो 32 प्लस 2 और माइनस का 6, ठीक है। फिर देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 34 माइनस 6 इज इक्वल टू में 28। देखिए मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिनको डायरेक्ट चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन एग्जाम में जो है आपको यहाँ पे फास्टली एक्ट करना है। और राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी 28। देखिए अगला प्रश्न जो कि दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की 2 छोटी भुजाओं की लंबाई जो है वो 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज की जो परिवृत्त की त्रिज्या होगी वो आपको बतानी है कि क्या होगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई है, ठीक है। तो वो आपको दे दी हुई है कितनी, 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, ठीक है। आपके पास में जो है 2 भुजाओं की लंबाई है 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और दोस्तों हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, ठीक है। देखिए 2 छोटी भुजाओं की लंबाई तो आपको दे दी है 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है ना। ठीक, तो देखिए कर्ण को हम निकाल सकते हैं यहाँ पर कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास 2 भुजाओं की लंबाई तो है ही। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, है ना। तो अब देखिए ये कितना आएगा आपके पास में, तो इसकी वैल्यू आपके पास देखिए 49 और 24 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 576, ठीक है, यानी कि 576। इनको ऐड कर लीजिए, क्या आएगा 625 आ जाएगा, और 625 किसका होता है, तो 625 हो जाएगा 25 का, ठीक है। तो आपके पास में जो तीसरी भुजा आएगी वो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो कर्ण होगा वो कितना होगा, तो कर्ण आ गया आपके पास में 25 सेंटीमीटर। तो अब देखिए दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला होता है, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो त्रिज्या होती है कर्ण बाई 2, ठीक है। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या बराबर कर्ण बट्टे 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बराबर कर्ण बट्टा 2। तो कर्ण की वैल्यू दोस्तों आपके पास में 25 और बट्टा में 2 डाल दीजिए आप लोग, तो आपके पास में देखिए क्या आएगा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप की बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में यदि सूप को जो है 1 2 3 4, रोंग को जो है यदि 6 5 2 7 8 और लिखा जाता हो, तो आपको बताना है कि PUNG को जो है किस टाइप से लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जिसको जिस हिसाब से लिखा जा रहा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सूप को लिखा जा रहा है 1 2 3 4, उसके बाद बोला गया है कि एक रॉन्ग वर्ड है, ठीक है, जिसको लिखा जाता है आपके 6 5 2 7 8 से।
तो आपको बताना है कि PUNG को जो है किस टाइप से लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें P आया है और इसके लिए कोड यूज़ में आया है 4, ठीक है। फिर देखिए U, तो U भी इसमें है और इसके लिए कोड यूज़ में आया है 3। फिर N, देखिए N यहाँ पर है रॉन्ग में और इसके लिए कोड यूज़ में आया है 7। और G भी इसमें है और इसके लिए कोड यूज़ में आया है 8। यानी कि PUNG को जो है 4 3 7 8 से लिखा जाएगा। तो 4 3 7 8 आपको कहाँ दिया हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन डी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है कॉपी पेस्ट मेथड बोलते हैं और मैंने आपको ऑलरेडी जो है कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में करवाया भी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 9, और ये काफ़ी अच्छा सवाल है और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको जो है हम यहाँ पर रो वाइज सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहली रो जिसमें कि आपको नंबर्स दिए हुए हैं 37, 468 और 13, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि ये जो आपका 37 है और ये जो 13 है, इसको जो है आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 37 × 13, तो देखिए वैल्यू आपके पास आएगी 481, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ कितना दिया हुआ है, 468, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो इसमें से जो है हम यहाँ पर 13 को माइनस कर लेंगे। ये जो आपका नंबर है ना, ये तीसरा वाला नंबर जो है इसको हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा 468, ठीक है। तो 468 मिल चुका है। उसी प्रकार से देखिए आपको जो सेकेंड रो है उसमें नंबर्स दिए हुए हैं 41, 680 और 17, है ना। तो 41 और 17 को आपस में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 41 × 17 कितना हो जाएगा, तो 41 × 17 आपका हो जाएगा यहाँ पर 697, ठीक है। और उसमें से जो है आप माइनस कर लीजिए 17, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कितना, 680। आई बात समझ में। तो अब देखिए यहाँ पर जो है हम थर्ड रो में भी क्या करेंगे कि 43 और 19 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 817, ठीक है। और उसमें से जो है हम माइनस कितना कर लेंगे, 19। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 798, और 798 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। देखिए प्रश्न संख्या 10, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि जो मिसिंग नंबर है वो आपको बताना है, ठीक है। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह जो दिया हुआ है यहाँ पर, इसकी जगह पर कौन सा अल्फाबेट यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको देखते ही समझ आ गया होगा, बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए डी के ऑपोजिट जो है आपके डब्ल्यू आता है, ठीक है, अल्फ़ाबेट में। आई के ऑपोजिट जो है आपके आर आता है, जे के ऑपोजिट क्यू आता है, बी के ऑपोजिट वाई आता है। तो दोस्तों वी के ऑपोजिट अल्फ़ाबेट में क्या आता है, ठीक है ना। तो वी के ऑपोजिट तो ई आता है, क्योंकि हम जानते हैं ई के ऑपोजिट अल्फ़ाबेट में वी आता है, जिसको हम लोग इवनिंग के थ्रू याद रखते हैं, है ना। ट्रिक जो होती है उसमें हम इवनिंग के थ्रू इसको याद रखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें कि आपको दिया हुआ है ई। अब देखिए प्रश्न संख्या 11, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1757 में प्लासी का जो युद्ध हुआ था, तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का जो नेतृत्व है वो किसने किया था। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर आपको, चार्ल्स बॉयल, ठीक है, विलियम बेबिंगटन, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, या ऑप्शन डी रॉबर्ट बाउल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या यहाँ पर आपका, ऑप्शन सी। देखिए जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये आपका 1757 में हुआ था, और किसके बीच में हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, ठीक है। जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, और अंग्रेजों की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि यदि बी जो है ये सी की माँ है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बी जो है वो सी की माँ है। तो ये मान लीजिए कि कोई बी है जो कि किसकी माँ है, सी की माँ है। तो हम यहाँ पर इनका रिलेशन लिख देते हैं कि ये जो है सी की माँ है। अब बोला जा रहा है डी जो है ये सी की बहन है, यानी ये जो सी है ना इसकी एक बहन है, और बहन कौन है, तो डी है। तो सी जो है इसकी एक बहन है डी। चलिए इतना हो गया। अब बोला जा रहा है सी जो है वो ए की बेटी है, ठीक है। सी जो है ना ये किसकी बेटी है, ए की। तो ये जो सी है ये बेटी है आपके ए की, यानी कि ये जो है इसका पिता है ए। इतनी बात हो गई। अब आगे बोला जा रहा है कि ई जो है ये डी का बेटा है। ई जो है ना वो डी का बेटा है। तो ये रहा डी, और डी का बेटा कौन है, तो डी का बेटा है ई। चलिए ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आगे बोला जा रहा है तो ए जो है ये ई से किस प्रकार से रिलेटेड है, यानी कि ये जो ए है ना ये इस ई से किस प्रकार से रिलेटेड है, यही आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों आप लोग जो है डायग्राम देख करके आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों इनका रिलेशन क्या होगा इसको समझिएगा। तो यहाँ पर जो मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों सी जो है ना
इसकी बहन कौन है, तो इसकी बहन है डी, ठीक है। यानी कि जो सी के माता पिता होंगे वही जो है डी के भी माता पिता होंगे। तो देखिए दोस्तों, जब सी का पिता ए है तो जाहिर सी बात है कि डी का भी पिता कौन होगा, तो डी का भी पिता ए ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है सी और डी आपस में भाई बहन है। तो अब आप लोग बता सकते हैं कि ए का जो है ई से क्या रिलेशन होगा। तो देखिए डी जो है ना ये ए की बेटी है, ठीक है, डी जो है वो ए की बेटी है, और डी की बेटी, डी का बेटा कौन है, तो डी का बेटा है ई। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, क्योंकि देखिए जिसमें कि दिया हुआ है माँ का पिता। यहाँ पर देखिए आपको समझ आ जाएगा कि ए जो है ना ये ई के माँ के पिता हैं, ठीक है। ई जो है ना इसकी माँ कौन है, तो इसकी माँ है डी, ठीक है, और डी के पिता कौन है, तो डी के पिता हैं ए, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि मदर्स फादर यानी कि माँ का पिता। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए प्रश्न संख्या 13। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है अपने घर से चलना शुरू करता है और 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से जो है एक निश्चित दूरी तय करता है, और 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जो है आरंभ बिंदु पर वापस लौटता है। तो पूरी यात्रा के दौरान जो है उसकी औसत चाल क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, दूरी नियत होने की स्थिति में जो औसत चाल होती है, ठीक है ना, यानी कि एवरेज चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो एवरेज चाल बराबर हो जाएगा, आपके फॉर्मूला होता है आपको पता है 2xy बट्टा x प्लस वाई। तो अब आप बोलोगे कि सर ये एक्स वाई क्या है, तो दोस्तों x जो है ये आपके पहली चाल होती है और y जो है ये आपके दूसरी चाल होती है, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपली जो है यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। तो देखिए 2 हो जाएगा और इनटू x की वैल्यू कितनी है, तो दोस्तों x की वैल्यू आपके पास 15 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई y यानी कि दूसरी चाल। तो देखिए दूसरी चाल हो गई आपके पास 10। तो राइट आंसर देखिए निकाल लेंगे आप लोग यहाँ पर, तो x प्लस वाई यानी कि 15 प्लस 10, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, तो देखिएगा 2 इंटू 15 इंटू 10 और बट्टा में कितना, तो बट्टा में आपके पास आ जाएगा 25। छोटी सी कैलकुलेशन है, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 12 किलोमीटर पर आवर। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी 12 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 14, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी मिश्रण में जो है रेत और सीमेंट का अनुपात जो है वो आरंभ में 9:2 था, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि सीमेंट की जो मात्रा है पहले माना, ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं जो सीमेंट था पहले, ठीक है ना, यानी कि आरंभ में वो आपके कितना था, 2x था, ठीक है। तो सीमेंट हो गया आपके 2x, क्योंकि देखिए क्या बोला गया कि रेत और सीमेंट का अनुपात, तो रेत हो गई आपके 9x और सीमेंट हो गया 2x। तो सीमेंट हो गई 2x और रेत का हमने मान लिया कि ये थी 9x, इतनी बात हो गई। अब बोला जा रहा है कि मिश्रण में जो है अलग से 20 किलो रेत और 10 किलोग्राम जो है सीमेंट मिलाने के बाद रेत और सीमेंट का जो नया अनुपात है ये 4:1 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला गया कि जो है आपके जो पहले अनुपात था रेत और सीमेंट का, तो उसमें जो है रेत में कितना किलो मिलाया गया, 20 किलो, ठीक है, और सीमेंट में कितना किलो मिलाया गया, तो सीमेंट में 10 किलो सीमेंट को और मिलाया गया, और इससे अनुपात हो गया 4:1, ठीक है, ये बात बोली गई है यहाँ पर। तो अब देखिए दोस्तों, इसको जो है आप लोग इजीली सॉल्व करके बता सकते हैं कि मिश्रण में जो है सीमेंट की आरंभिक मात्रा कितनी थी। कैसे, तो देखिए इसको जो है हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 9x प्लस 20 इज इक्वल टू में ये हो जाएगा 8x, ठीक है, 8x प्लस 40। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर 20 kg आ जाएगा, है ना। और हमें क्या बताना है, सीमेंट की आरंभिक मात्रा बताना है। तो सीमेंट की आरंभिक मात्रा हमने 2x मानी थी यहाँ पर, है ना, तो 2x मानी थी। तो आपको क्या करना है कि सीमेंट बराबर देखिए 2x यानी कि x की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है, तो 2 इंटू 20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 40 किलोग्राम, ठीक है। चलिए हो गया क्वेश्चन सॉल्व, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। अब देखिए प्रश्न संख्या 15, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का जो है एक उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फूजीमाला। देखिए फूजीमाला जो है ये एक ज्वालामुखी पर्वत है जो कि आपके जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी फूजीमाला जो कि आपके जापान में है, और ये जो है आपके एक ज्वालामुखी पर्वत है।
देखिए प्रश्न संख्या 16 और यहाँ पर जो है आपको एक ईडियम दिया हुआ है और इसका जो एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपके पास में ईडियम है बैकअप, ठीक है, जिसका मतलब होता है समर्थन करना। तो बैकअप जो है आपके पास एक ईडियम है और इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है समर्थन करना। अब देखिए 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। स्टैंड अप टू फाइट, थिंक अबाउट द पास्ट, डिफेंड और सपोर्ट, या ऑप्शन डी विड्रॉ। तो जिस प्रकार आपके बैकअप मतलब होता है समर्थन करना, उसी प्रकार डिफेंड और सपोर्ट का मतलब क्या हो जाता है, समर्थन करना, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो है आपके अप्रोप्रिएट मीनिंग हो जाएगा बैकअप का। अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन है फिलर्स का और आपको बताना है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा। तो देखिए सेंटेंस है कि द जॉब ऑफर वाज टू गुड फॉर रंजीत टू डैश, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस हैं टर्न फ्रॉम, ऑप्शन बी टर्न बैक, ऑप्शन सी टर्न ऑफ, या ऑप्शन डी टर्न डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए टर्न डाउन मतलब हो जाएगा अस्वीकार कर देना, ठीक है। तो ये जो है आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग एकदम सही होगा। तो ये हो जाएगा सेंटेंस आपका कि द जॉब ऑफर वाज टू गुड फॉर रंजीत टू टर्न डाउन। आई होप की बात समझ गए होंगे आप लोग। अगला सवाल देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे बताना है। तो आपके पास सेंटेंस है कि ए चेंज इन द फॉर्म और नेचर ऑफ समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपके पास मेटामॉर्फोसिस, हिबरनेशन, ऑप्शन सी कॉन्फ्लिगेटिंग, या ऑप्शन डी रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या होता है, तो मेटामॉर्फोसिस मतलब हो जाता है रूपांतरण, ठीक है। क्या होता है, रूपांतरण। तो जिस प्रकार आपको सेंटेंस में दिया हुआ है कि ए चेंज इन द फॉर्म और नेचर ऑफ समथिंग, ठीक है, तो उसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेटामॉर्फोसिस। बाकी देखिए ऑप्शन बी जिसमें कि आपको दिया हुआ है हाइबरनेशन, तो हाइबरनेशन मतलब होता है एक तरीके से शीत निद्रा, ठीक है। क्या होता है, शीत निद्रा। ये वर्ड जो है एक प्योरली हिंदी वर्ड हो जाता है। वैसे रिफ्रैक्शन मतलब आप लोग जानते ही हैं, तो रिफ्रैक्शन मतलब हो जाता है अपवर्तन, ठीक है। और दोस्तों ऑप्शन सी में जो आपको वर्ड दिया हुआ है, शायद मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो इसका मतलब होता है छल करना। क्या होता है, इसका मतलब होता है छल करना। अगला सवाल देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन है फिलर्स का ही और आपको यहाँ पे जो है प्रीपोजिशन बताना है क्या आएगा। तो देखिए सेंटेंस है कि नोबडी इन द विलेज वाज प्रिपेयर्ड डैश द ट्रेजिक न्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 4 प्रीपोजिशंस है, टू, विथ, फॉर या ऑफ। तो यहाँ पर देखिए इसके सेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी फॉर। देखिए प्रिपेयर फॉर समथिंग का क्या मतलब हो जाएगा, तो प्रिपेयर फॉर समथिंग मतलब होता है किसी चीज़ के लिए तैयार होना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फॉर प्रीपोजिशन को हम यूज में लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और जो कि आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पर भी आपको जो है फिलर्स का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस है कि ही वाज डैश इंजर्ड बट रिकवर्ड वेरी सून। तो ऑप्शंस हैं सिंपली, सीरियसली, हार्डली, या फिर डायरेक्टली। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीरियसली, जिसका मतलब क्या होता है, तो सीरियसली मतलब होता है एक तरीके से गंभीर तरीके से, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं गंभीर रूप से, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटेंस कि ही वाज सीरियसली इंजर्ड बट रिकवर्ड वेरी सून, क्योंकि बाकी ऑप्शंस जो है वो इसके लिए सही नहीं है। देखिए सिंपली मतलब हो जाता है सरल, ठीक है, तो सरल तो आ नहीं सकता। हार्डली मतलब क्या हो जाता है, तो हार्डली मतलब मुश्किल होता है ना, तो मुश्किल भी यहाँ पे नहीं आएगा। और डायरेक्टली मतलब क्या होता है, सीधा या फिर प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे आएगा नहीं। तो सिर्फ ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट था। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, और रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि इस सीरीज में जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। तो जो भी इसका राइट आंसर होगा वो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी अच्छा सवाल है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके कोस्ट गार्ड एग्जाम में पहले भी आया हुआ है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोज़ और नया कॉन्टेंट देने का। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग हमारे क्विजेस को अटेंड कर पाओ और आपको जो है स्टडी मटेरियल भी वहीं पर देखने को मिल जाता है, ठीक है।
और दोस्तों अनअकैडमी का जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रायल सब्सक्रिप्शन है उसके लिए भी आप लोग एक्सेस जरूर से कर लीजिएगा। लिंक्स जो है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।